हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक 2018 में जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके उन सभी को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसमें पूछा गया था, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। यानी जो आजकल भारतीय पहनावे हैं वह बदल गए हैं। यह जो वाक्य यहाँ से वहाँ तक एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में पूछा गया जो पहनावे हैं वह कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ देखिए, पहनावे से कौन संज्ञा का बोध हो रहा है, तो पहनावे से यहाँ बोध हो रहा है आपका भाववाचक संज्ञा का। यहाँ पहनावा कौन सी संज्ञा होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। यानी मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में जो पूछा गया आप कौन सर्वनाम है। तो देखिए, यहाँ आप किसका बोध हो रहा है, आपसे मतलब वहाँ खुद अपने आप चला जाऊंगा। यानी इस वाक्य में कहा गया मैं आप चला जाऊंगा, यानी मैं अपने आप खुद ही चला जाऊंगा। तो खुद से देखिए, यहाँ निज निज का बोध हो रहा है, यानी निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ जो आप है वो कौन सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। यानी जो प्रविशेषण शब्द होता है वह किसकी विशेषता बताता है। तो देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी जो विशेषण की विशेषता को बताता है वही क्या होता है, प्रविशेषण होता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की विशेषता बताता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर का होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। यानी जो मीरा है उसको जिंदगी से क्या है, बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है। यानी यह वाक्य दिया गया है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। तो इस वाक्य में पूछा गया से किस कारक की विभक्ति है। तो ये आप लोग को याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, करण करण से क्या होता है, से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी जो से होगा वह किस कारक में आएगा, तो करण कारक में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल याद रखिएगा, भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम की संधि विच्छेद क्या होगा। यानी व्यायाम दिया गया, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद याद रखिएगा होता है बी धन आयाम। बी धन आयाम किसका संधि विच्छेद होता है, व्यायाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरव का जो संधि विच्छेद होगा वह नी धन रव होगा। क्या होगा, नी धन रव बराबर क्या होता है, नीरव। चलिए नेक्स्ट है, अन आजन्म। आजन्म कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव किस आजन्म में समास है। नेक्स्ट है, जन्म मरण में कौन सा समास है। यहाँ देखिए, जन्म और मरण में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो उसमें याद रखिएगा द्वंद्व समास है। इसमें कौन समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ देखिए, उपसर्ग यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द के शुरू में रहता है। तो यहाँ शुरू में देखिए क्या है, नी है। क्या है इसमें शुरू में, नी है। तो इसमें पूछा गया निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो निस्तेज में याद रखिएगा नी के बाद क्या, आधा स है। तो यहाँ निस एक उपसर्ग है, निस। यहाँ देखिए निस कह सकते हैं, नी के बाद आधा स है, तो निस भी क्या है, एक उपसर्ग है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। तो बुढ़ापा में देखिए, यहाँ बुढ़ापा में पूछा गया कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ बुढ़ापा, लेकिन क्या क्वेश्चन देखिए थोड़ा गलत दे दिया, प्रिंट यहाँ मिस हो गया है। यहाँ पूछना चाहिए इसको, बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग यहाँ देखिए केवल प्रत्यय ही दिया है, तो इसमें आप क्वेश्चन में क्या होगा, प्रत्यय होगा। यानी बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय की बात करते देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगा रहता है। ये शब्द के अंत में क्या है, पा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पा होगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो पा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। तो याद रखिएगा यहाँ शब्द शुद्ध पूछा गया है।
तो देखिए इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द है उच्छ्वास, जो उच्छ्वास शब्द है वो क्या है, सबसे शुद्ध है। यहाँ देखिए ऊ आधा च छ, उसमें फिर आधा इसको आधा छ भी पढ़ेंगे, फिर वास उच्छ्वास जो शब्द है वो क्या है, सबसे शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ देखिए 4 शब्द हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द सबसे शुद्ध है। तो इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द की बात करें तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सबसे शुद्ध होगा। यहाँ चरमोत्कर्ष जो शब्द है वह क्या है, सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध है। यानी आपको यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है, यानी फूलों की एक माला ला दीजिए, यह वाक्य क्या हो रहा है, सबसे शुद्ध लग रहा है, सुटेबल लग रहा है। यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, यानी फूलों की एक माला ला दीजिए, यह जो ऑप्शन है वह राइट होगा। नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना यह क्या होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों माना जाता है। जो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है वो बाबा साहेब के किस भाषण से जो संपादित अंश है, यानी किस भाषण का जो अंग है। तो याद रखिए जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वह आपका ऑप्शन सी, एनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पाठ है, जो भाषण है, इसी भाषण का क्या है, अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे डाकू और चोर बनते हैं, यह जो पंक्ति है वह कहानी के किस पात्र ने कही है। तो याद रखिएगा यह कही है सेन साहब ने। कौन कहा है, तो सेन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में जो भारत के जो नवजीवन का संचार हो चुका है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति कथा। नीति कथा के क्षेत्र में क्या हो गया, भारत के कारण का नवजीवन संचार हो चुका है। तो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। यानी जो सहजात वृत्तियाँ होते हैं वो किसे कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन, इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्व के बंधन को। जो स्व के बंधन होता है उसे क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ स्वयं के बंधन को होगा, स्वयं के बंधन को क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। यानी जब नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख है वो हमें कहाँ से मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत से मिले हैं। जो नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख है वह कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। नेक्स्ट है, बेतमा दानपत्र किस समय का है। जो बेतमा दानपत्र है वह किस समय का है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1020 ईसा पूर्व, यानी 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। यानी जो बहादुर पाठ है उस पाठ से देखिए बहादुर जो होता है वह लेखक के घर से क्या होता है, अचानक चला जाता है। तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें चारों में से आपको बताना है कि राइट कौन होगा। तो देखिए यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बहादुर है वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। यानी जो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान है किस व्यवस्था में संभव है।
तो इसको याद रखिएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था में। जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें ही साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान मतलब कि जो व्यवस्था है वो क्या है, संभव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ मादा मोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? यानी जो लॉ मादा मोजेल द अवेन्यू है वह किसकी कृति है? तो याद रखिएगा कृति है आपकी ऑप्शन पिकासो। ऑप्शन बी जो आंसर है पिकासो, उनकी जो कृति है वह क्या है? लॉ मासा मोजेल द अवेन्यू है वो उनकी पिकासो की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो जो लाज शत्रु का जो धार्मिक उपयोग है वह कब से कब होते रहा? यहाँ क्वेश्चन देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी जो 14वीं सदी से लेकर और फ्रेंच क्रांति तक जो लाज शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता रहा। नेक्स्ट है, मछली जो कहानी है उस किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो उसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। उसमें निम्न मध्य वर्गीय परिवार का क्या किया है? चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? जो बिस्मिल्लाह खान है उनके जो नाम के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसमें याद रखिएगा जो बिस्मिल्लाह खान है इसमें एक मुस्लिम पर्व का नाम छुपा हुआ है, वह है ऑप्शन डी मुहर्रम। जो मुहर्रम पर्व है वह इनके नाम में ही क्या है? जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? जो महात्मा गांधी हैं उनके अनुसार जो उदात्त और बढ़िया शिक्षा है वह क्या है? तो उनके अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ई जो आध्यात्मिक शिक्षा है वह उनके अनुसार जो क्या है? उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा है। नेक्स्ट है, वाणी कब बीज के समान हो जाती है? यानी जो वाणी होती है वो बीज के समान कब हो जाती है? तो इसमें याद रखिएगा राम नाम के बिना। राम नाम के बिना क्या होती है? वो वाणी बीज के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? यानी जो रसखान का जो रचना काल था उसमें उसके समय किसका राज्यकाल था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का जो राज्यकाल था। वो किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का। नेक्स्ट है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? यानी जो कवि है वह पर्जन्य किसे कहे हैं? तो याद रखिएगा वह कहे हैं बादल को। कवि ने किसको पर्जन्य कहा है? तो बादल को कहा है। नेक्स्ट है, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? जो प्रेमधन थे वह अपना आदर्श किसे मानते थे? तो वह मानते थे अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जो प्रेमधन थे वह अपना आदर्श किसे मानते? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? यानी जो भारत माता पाठ है उसमें भारत माँ की जो श्रेष्ठ मुख की तुलना है वह कवि ने किससे की है? तो वह कवि ने उसकी भारत माँ की तुलना की है छाया युक्त चंद्र से। यानी छाया युक्त चंद्र है, चांद है, उससे तुलना किसके की है? भारत माँ की तुलना लेखक ने की है। नेक्स्ट है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? यानी जो मिट्टी की अबोध मूर्त है वह कौन है? तो इसमें जो मिट्टी की अबोध मूर्त हो जाएगा वह क्या है? जनता हो जाएगी। जनता जो क्या है मिट्टी की अबोध मूर्त है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? यानी जो हिरोशिमा कविता है वह किस चीज़ का चित्रण करती है? तो इस पाठ में बात करते वह करती है आधुनिक सभ्यता एवं दुर्दांत मानवीय भीषिका का वह क्या करती है? चित्रण करती है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? यानी जो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह किस काव्य संकलन से क्या है? संकलित है। तो वह हो जाएगा आपका इन दिनों इन दिनों जो काव्य संग्रह है इससे क्या है? संकलित है। नेक्स्ट है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? यानी जो गरीब बस्ती था उसमें क्या हुआ था? तो उसमें याद रखिएगा हुआ था धमाके से देवी जागरण। धमाके से क्या हुआ था? देवी जागरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा का
प्रथम अक्षर कौन है, यानी सृष्टि की विकास जो कथा है उसमें प्रथम अक्षर क्या है। तो उसमें याद रखिएगा जो प्रथम अक्षर है वह है विफलता के छलके आंसू। जो विफलता के छलके आंसू वह क्या है, प्रथम अक्षर है। नेक्स्ट है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, यानी लौट कर आऊंगा फिर यह जो किस कवि के द्वारा यानी भावांतरित किया गया है। तो याद रखिएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा क्या किया गया, इसको भावांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, यानी जो मेरे बिना तुम प्रभु है किस भाषा से अनुवादित है। तो याद रखिएगा जर्मन भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो यानी दही वाली जो मंगमा कहानी है वह किस भाषा यानी किस लेखक के द्वारा रचा गया है। तो याद रखिएगा वह श्रीनिवास जी के द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है मंगमा की बहू का क्या नाम था, यानी जो मंगमा की बहू थी उसका नाम क्या था। तो याद रखिएगा मंगमा की बहू का नाम था नजमा। नजमा जो थी वह किस जो मंगमा की बहू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी लेखक द्वारा अनुदित है, यानी जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो याद रखिएगा वह है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है अनुदित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो माँ कहानी है वह किस लेखक के द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा वह है ईश्वर पेटलिकर के द्वारा क्या है रचा गया। नेक्स्ट है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, यानी जो मंगू की माँ थी उसकी कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की कुल टोटल संतानें थी, 4 संतानें थी। मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो 4 संतानें। याद रखिएगा नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी जो नगर कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है। तो तमिल भाषा से क्या है अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पापति की उम्र क्या थी। जो पापति थी उसकी उम्र क्या थी। तो याद रखिए जो उसकी उम्र थी वह थी 12 वर्ष। कितनी उम्र थी उसकी, 12 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वह किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो याद रखिएगा सांवर दैया। जो सांवर दैया जो लेखक है उन्हीं के द्वारा क्या है अनुदित है। तो फ्रेंड्स जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पाली में और टोटल कितने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। तो अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नाइट ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।